नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज से हम चुनावों के मद्देनजर एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री। सियासत से सीधे जुड़ाव नहीं रखने वाला शख्स भी इससे बेपरवाह रहने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि वह जानता है कि सियासत से ही उसकी जिंदगी है और उसके देश के भविष्य का फैसला तय होता है। तभी चुनावी मौसम छोड़िए, नॉर्मल लाइफ में भी लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चुनावी मौसम में न्यूज 18 राजस्थान आपके लिए सूबे की सियासत से जुड़े वो अनसुने किस्से लेकर आया है जो न सिर्फ रोचक और ऐतिहासिक हैं, बल्कि इनमें जीवन के कामयाबी के सूत्र भी बिखरे पड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सियासी कहानियों की हमारी खास सीरीज मुख्यमंत्री। तो न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश मुख्यमंत्री में जिस शख्स के बारे में आज सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, उनके जीवन का मकसद समाज सेवा था, लेकिन नियति ने इन्हें राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री बना दिया। नाम था हीरालाल शास्त्री। चुनौतियों से जूझने की उत्कृष्ट अभिलाषा और क्षमता ही आम आदमी को खास की कैटेगरी में खड़ा करती है, उसे शेष से विशेष बनाती है। तभी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कालजयी रचना रश्मि रथी में लिखा था, चांदनी पुष्प छाया के पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आताप अंधड़ में जिए बिना, वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री पर राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां अक्षरशः सच साबित होती हैं। कदम कदम पर मुश्किलें आईं, लेकिन उनके हिम्मत का हिमालय डिगा नहीं पाई, उल्टे और मजबूत कर गई। सच भी है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जोबनेर। यहीं के एक किसान परिवार में 20 नवंबर 1899 को हीरालाल जोशी का जन्म हुआ। लेकिन मां बचपन में ही गुजर गई। शुरुआती पढ़ाई जोबनेर में हुई। पढ़ने लिखने में हीरा अव्वल निकले, जयपुर स्टेट टॉप किया। 21 साल की उम्र में संस्कृत में शास्त्री की उपाधि भी हासिल कर ली। शिक्षक की भी चल रही थी। अब नया नाम हो गया हीरालाल शास्त्री। 21 की उम्र में ही हीरालाल की शादी भी हो गई। इसके बाद उन्होंने गांव में ही आश्रम बनाकर गृहस्थी बसाने का विचार किया, लेकिन जयपुर राजघराना कैसे अपने इस पालित को छोड़ देता। इसलिए रियासत का मान रखते हुए अंग्रेजी के अध्यापकों के बीच संस्कृत के शास्त्री अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ाने लगे, लेकिन यहां वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सके। 6 महीने बाद ही उनका PCS में चयन हो गया। यहां वो 6 साल तक टिके रहे। प्रशासनिक सेवा के दौरान बड़ी मेहनत, कार्यकुशलता और निर्भीकता से काम किया। गृह और विदेश विभागों में सचिव बने। 1927 में शास्त्री ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। फिर जहां गए वहां आखिरी सांस तक टिके रहे। जगह का नाम था वनस्थली। जयपुर से 75 किलोमीटर दूर निवाई के पास वनथली गांव है, जहां शास्त्री अपनी बेटी शांता और पत्नी के साथ जीवन कुटीर आश्रम बनाकर रहने लगे। समाज सेवा शुरू हो गई। गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए शास्त्री बेटी शांता को खुद पढ़ाते। बेटी जब पढ़ नहीं रही होती तब खेलती ईंट रोड़े से कच्चा ढांचा बनाती
और उसे अपना स्कूल बताते हुए पिता से भी हामी भरवाती। इस बात से अनजान की उसकी बाल सुलभ इच्छा पिता का संकल्प बनती जा रही थी। मगर ये सब हो पाता उससे पहले ही एक दिन 12 साल की शांता चल बसी। शास्त्री ने बिटिया की मौत पर स्कूल बनाने का प्रण लिया, ऐसा स्कूल जहां लड़कियां सिर्फ पढ़े नहीं रहे भी। फिर अक्टूबर 1935 में स्कूल खुला तो नाम रखा गया शांताबाई शिक्षा कुटीर। पहले साल 6 लड़कियों ने पढ़ाई की, फिर जो संख्या बढ़ती गई, इतनी कि आज ये देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, जिसे दुनिया वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानती है। स्कूल कॉलेज के साथ शास्त्री सियासत में भी सक्रिय थे। दरअसल रियासती जनता की आवाज को बुलंद करने वाली संस्था जयपुर प्रजामंडल को उन दिनों गांधी के करीबी जमनालाल बजाज संभालते थे। उन्होंने शास्त्री को मंडल का सचिव बना दिया। 1942 में जब जमनालाल गुजरे तो शास्त्री ही सर्वोसर्वा हो गए। इस दौरान शास्त्री नेहरू और पटेल के करीब आ गए। देश को आजादी मिली, संविधान सभा बनी तो शास्त्री ने इसमें जयपुर का नेतृत्व किया। सभा में हीरालाल ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की। इन तेवरों को देख पटेल उन्हें और पसंद करने लगे। इसी के चलते सरदार ने उनकी दिल्ली छुड़वा दी। 25 मार्च 1948 को राजपुताना की कई रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बना। इसका मुखिया होना था एक प्रधानमंत्री को, चौकी अहमद। तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मेवाड़, मारवाड़ समेत कई प्रजामंडलों में चल रही लोकप्रिय सरकारें खत्म होने को थी। इन सब रियासतों को देर सवेर राजस्थान में मिलना था, इसलिए इन सरकारों के मुखिया अब राजस्थान का मुखिया बनने को आतुर थे। जय नारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा दिल्ली तक लॉबिंग कर रहे थे, मगर पटेल ने सबके दावे दरकिनार कर शास्त्री को राजस्थान का प्रधान बनाकर जयपुर भेज दिया। 30 मार्च 1949 को संपूर्ण राजस्थान का गठन हुआ। 1956 में अजमेर मेरवाड़ा शामिल हुए। एक बार फिर पटेल ने शास्त्री के नाम पर मुहर लगाई, लेकिन शास्त्री की एक सभा उनके राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुई। राजस्थान राज्य बना तो जयपुर में एक उद्घाटन समारोह हुआ। इसमें मंच पर सबसे आगे की कतार में राजघराने के लोग और शास्त्री बैठे थे। फिर अगली कतार में अधिकारी और तीसरी यानी आखिरी पंक्ति में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को जगह मिली, जो जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और टीकाराम पालीवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं को चुभ गई। पड़ता है जो इतिहास के लोग जानते हैं वो बताते हैं माणिक्यलाल वर्मा को तो इतना बुरा लगा कि वो उठ के चले गए। तो हीरालाल शास्त्री छोटी छोटी टर्म्स के लिए रहे और बाद में जब उनको हटाने की बात थी तो पंडित नेहरू ने बुला के उनसे कहा भी था, जब राज्यसभा के सदस्य बन गए, आप चाहें तो केंद्र में जिम्मेदारी लें, लेकिन उनकी समाज सेवा की जो अर्ज थी वो बहुत ज्यादा। दिग्गजों ने इसे अपना अपमान मानते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, लेकिन इससे हीरालाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी विरोधियों को शामिल करने की जरूरत नहीं समझी। जाहिर है शास्त्री का विरोधी खेमा अब अधिक सक्रिय हो चला। विरोधियों ने जून 1948 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के खिलाफ अविश्वास जताया और जय नारायण व्यास को नया अध्यक्ष चुन लिया और सीएम पर फैसला लेने के लिए सरदार पटेल को टेलीग्राम किया, लेकिन पटेल ने उन सबको टका सा जवाब भेजकर टरका दिया। अब व्यास वर्मा कैंप पर पलटवार की बारी शास्त्री की थी। उन्होंने अपने विरोधियों पर आर्थिक गबन का आरोप लगाते हुए एक विशेष अदालत का गठन किया, लेकिन अदालती जांच में आरोप साबित नहीं हुए। फिर आए 1950 में कांग्रेस के संगठन चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 2 नाम थे, जेबी कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन। कृपलानी पंडित नेहरू के करीब माने जाते थे और टंडन सरदार पटेल के। शास्त्री खेमे ने जाहिराना तौर पर टंडन का साथ दिया। व्यास वर्मा कैंप ने कृपलानी को वोट किया। टंडन चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के तुरंत बाद सरदार पटेल का देहांत हो गया। अब कांग्रेस के सर्वोसर्वा सिर्फ पंडित नेहरू थे और शास्त्री का पक्ष रखने वाला दिल्ली में कोई नहीं। सब तरफ से घिरे हीरालाल शास्त्री ने 3 जनवरी 1951 को अचानक इस्तीफा दे दिया। उस समय देश के पहले चुनावों की तैयारी चल रही थी।
राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई। इसलिए एक सिविल सर्वेंट CS वेंकटाचार्य को सीएम बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू ने शास्त्री को केंद्र की राजनीति में आने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने मान लिया। एक बार सवाई माधोपुर से लोकसभा सांसद भी बने। फिर सियासत से रुख मोड़ शिक्षा पर कर दिया। वनस्थली में ही 28 दिसंबर 1974 को हीरालाल शास्त्री का देहांत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुनव्वर राणा का एक शेर है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। सीधे सीधे हीरालाल शास्त्री राजनीति की रपटीली राहों पर ज्यादा दिनों तक नहीं चल सके। 7 अप्रैल 1949 को प्रदेश के पहले सीएम बनने वाले शास्त्री को 5 जनवरी 1951 को अपना पद छोड़ना पड़ा और इसके बाद कर्नाटक में जन्मे एक अफसर शाह ने प्रदेश की कमान संभाली, जिसे दुनिया CS वेंकटाचार्य के नाम से जानती है। अहमद फराज का शेर, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। मनुष्य के निर्माण में नियति की बड़ी अहम भूमिका होती है। तभी कर्नाटक का एक IAS अधिकारी बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन जाता है। आगे चलकर वो अपना ऐसा अनोखा मंत्रिमंडल बनाता है जिसमें सिर्फ एक ही मंत्री होता है। इसके बाद जब सीएम की कुर्सी से हटता है तो वापस IAS, तब IAS को ICS कहा जाता था, अधिकारी बन जाता है। चौंकिए मत, यह अनोखा वाकया किसी और राज्य में नहीं बल्कि राजस्थान में हुआ। CS वेंकटाचार्य, जन्म 11 जुलाई 1899, कोलार, मैसूर स्टेट। परिवार के सदस्य, अंग्रेज सरकार में अफसर। 1921 में ICS की परीक्षा पास की। 1931 की जनगणना में अहम काम किया। इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज में भेजा गया। वेंकटाचार्य से पहले इस सर्विस में सिर्फ ब्रिटिश मिलिट्री के लोग ही जा सकते थे। 1942 में इलाहाबाद का कमिश्नर नियुक्त किया गया। यहीं पर वो पंडित नेहरू की नजर में आए, फिर नियति जोधपुर ले गई। साल 1945 भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए पंडित नेहरू को 3 साल बाद अहमदनगर फोर्ट जेल से रिहा कर दिया गया था। नेहरू आगे की रणनीति बनाने के लिए इलाहाबाद के आनंद भवन में बैठे हुए थे। तभी जोधपुर से एक चिट्ठी आई। खत जय नारायण व्यास का था। चिट्ठी में लिखा था कि यहाँ का अंग्रेज प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड जनरल डायर की तरह काम कर रहा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। चूंकि जोधपुर एक बड़ा राज्य था, इसलिए पंडित नेहरू ने जोधपुर आना जरूरी समझा। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा प्रियदर्शनी के साथ नेहरू जोधपुर पहुंचे और महाराजा उम्मेद सिंह से मिलकर डोनाल्ड फील्ड को PM पद से हटाने का सुझाव दे दिया। महाराजा को इस पर ऐतराज नहीं था, लेकिन उन्हें PM पद का उचित उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। ऐसे में पंडित नेहरू ने इलाहाबाद के कमिश्नर CS वेंकटाचार्य का नाम सुझाया, जिसे महाराजा टाल नहीं सके। वक्त गुजरता जा रहा था। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनने पर नेहरू प्रधानमंत्री बने। इधर 1947 की शुरुआत में महाराजा उम्मेद सिंह के निधन के बाद उनके बेटे हनवंत सिंह ने गद्दी संभाली। इसी बीच 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की बात तय हुई। रियासतों को अपनी मर्जी से भारत पाकिस्तान में से किसी एक में मिलने का अधिकार दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी तय सीमा से लगी रियासतों पर डोरे डालने शुरू कर दी। जोधपुर के राजा हनवंत सिंह ने दोनों तरफ बातचीत जारी रखी थी। दिसंबर 1947 में वे भारत की संविधान सभा का हिस्सा बन गए। 2 बार भारत में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन कागज पर हस्ताक्षर करने में टाल मटोल कर रहे थे। 5 अगस्त 1947 को हनवंत सिंह ने जिन्ना से मुलाकात की थी। जानकार बताते हैं कि उस समय उनके साथ जैसलमेर के राजा भी थे। बैठक में जिन्ना ने राजा हनवंत सिंह से खाली कागज पर साइन करवा लिए थे। कहा था कि पाकिस्तान में मिल जाइए, सारी शर्तें मान ली जाएगी।
इस पर राजा हनुमंत ने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय मांगा और अपनी एडीसी केसरी सिंह के साथ चर्चा की। कराची से लौटकर केसरी सिंह ने सारी बातें सीएम वेंकटाचार्य को बताई, जिसे उन्होंने सरदार पटेल तक पहुंचा दिया। इसके बाद पटेल ने हनुमंत को दिल्ली बुलाया। आखिर में पटेल और माउंटबेटन ने हनुमंत सिंह को समझाया और जोधपुर का भारत में विलय हो गया। हनुमंत सिंह को जब वेंकटाचार्य के पटेल को खत लिखने की जानकारी मिली तो उन्होंने वेंकटाचार्य को हटाकर अपने भाई अजीत सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। फिर बीकानेर महाराजा सादुल सिंह ने वेंकटाचार्य को बीकानेर में प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। 1949 में राजस्थान बना तो वेंकटाचार्य को राज प्रमुख की तरफ से बुलावा आ गया। राजा मान सिंह राज प्रमुख थे, वेंकटाचार्य उनके प्रशासनिक अधिकारी बन गए। दिसंबर 1950 तक हीरालाल शास्त्री के पद से हटने की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जय नारायण व्यास का नाम सबसे आगे था। लेकिन पंडित नेहरू के खास रफी अहमद किदवई ने उनके नाम पर वीटो कर दिया और अंतरिम व्यवस्था के तहत वेंकटाचार्य का नाम सुझाया। आखिर में 6 जनवरी 1951 को प्रशासनिक अधिकारी सीएस वेंकटाचार्य को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। वेंकटाचार्य 25 अप्रैल 1951 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। किदवई के कारण मुख्यमंत्री पद से चूक जाने वाले व्यास गुट चुप नहीं बैठा। एक बार फिर सक्रिय होकर व्यास गुट ने किदवई के तर्कों की गांठ खोजकर 3 महीने में ही नेहरू को मना लिया। नेहरू के मान जाने के बाद आखिर 26 अप्रैल 1951 को राजनारायण व्यास ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को संभाल लिया। मुख्यमंत्री बने आईसीएस वेंकटाचार्य को दिल्ली भेजकर केंद्रीय मंत्रालय में सचिव बना दिया गया। फिर राजेंद्र बाबू के मुख्य सचिव रहने के बाद 1958 में कार्यकाल पूरा होने पर सरकार ने उन्हें कनाडा में हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री की बात होगी, कहीं मत जाइएगा। मंत्री जय नारायण व्यास का रास्ता भी कांटों भरा था, लेकिन उन्होंने कभी अपने मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं किया। नैतिकता ऐसी कि विरोधी खेमा भी सत्ता के समर में इनकी हार पर आंसू बहाने के लिए मजबूर हो गया था। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार अच्छे अच्छों को तोड़ देती है, बुरी तरह हिला देती है, इस कदर कि हारने वाले को अपना वजूद बोझ लगने लगता है। ऐसे में बिखरे हुए साहस को रक्त रंजित हाथों से बटोरना और लड़खड़ाते कदमों पर चलते हुए वापस रणभूमि में खड़ा होना, जीत की हुंकार भरना जितनी बड़ी बात है उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन राजस्थान के तीसरे सीएम बनने वाले शख्स में ऐसी ही खूबियां थी। नाम था जय नारायण व्यास। कदम कदम पर मुश्किलें राह रोक कर खड़ी थी, लेकिन आगे बढ़ने का हौसला हर बाधा पर भारी था। कहानी शुरू होती है 1952 से। मुल्क की आजादी के बाद पूरे देश में कांग्रेस की जय जयकार थी, उसी की सरकार थी। लेकिन राजस्थान में हालात अलग थे। आजादी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारते हारते बची थी। कहा जाता है कि आजादी के बाद देसी रियासतों के राजा महाराजा सरदार पटेल की सख्त नीति से परेशान थे, इसलिए नाराज राजाओं ने मिलजुल कर चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनावी समर में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन भी किया। 160 में से 78 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस बमुश्किल बहुमत का आंकड़ा जुटाने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी।
मारवाड़ में तो उनका सुपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस मारवाड़ के 6 जिलों जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, जालोर और बाड़मेर की 26 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। खैर, राहत की बात यह रही कि किसी तरह वो बहुमत का जादू आंकड़ा जुटाने में सफल हो गई थी। बस दिक्कत यह थी कि सिटिंग सीएम जयनारायण व्यास चुनाव हार गए थे, एक नहीं बल्कि 2 जगहों से। पहली सीट थी जालोर ए और दूसरी जोधपुर शहर बी। ये वही व्यास थे जो अपनी कलम से राजा महाराजाओं के खिलाफ आग उगलते थे। इतना तक कहा जाता है कि जब उन्होंने प्रेस चलाई पत्रकार के नाते आज़ादी की लड़ाई के समय, तो जो राज परिवार है उन्होंने कहा हम प्रेस लगाने आपकी मदद कर देते हैं। बोला नहीं, हमें सत्ता को उखाड़ना है, इस व्यवस्था को उखाड़ना है, तो उन्होंने वो मदद नहीं ली। व्यास पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई और जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के साथ रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर बल दिया। बहरहाल 1952 के चुनाव में जोधपुर के राजा हनुमंत उर्फ हणूत सिंह ने सिटिंग सीएम व्यास के खिलाफ पूरी फील्डिंग सेट कर दी थी। जोधपुर से खुद लड़े और जालोर से जागीरदार माधो सिंह को लड़वाया। दोनों जगह व्यास की करारी हार हुई। चुनाव में करारी हार के बावजूद जयनारायण व्यास के समर्थक उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़े हुए थे। जयनारायण व्यास की नजर भी सीएम की कुर्सी पर थी, लेकिन 2 जगह पर हुई हार राह का रोड़ा बनकर खड़ी थी। व्यास ने दूर की कौड़ी खेली, अपने खासम खास टीकाराम पालीवाल का नाम आगे कर दिया, जिसके बाद टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 को राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इससे पहले टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके थे और व्यास का भरोसा जीतने में कामयाब रहे थे। व्यास ने भले ही सीएम के लिए पालीवाल के नाम की सिफारिश कर दी थी, लेकिन अपने मन की साध समाप्त नहीं कर पाए और नए सिरे से लक्ष्य साधने में जुट गए। जयनारायण व्यास के 2 सीटों से चुनाव हारने के बाद उनके समर्थक किशनगढ़ के विधायक चांदमल मेहता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीट खाली होती है। इसके बाद किशनगढ़ में उपचुनाव होते हैं, जहां से जयनारायण व्यास चुनाव जीत जाते हैं। विधायक बनने के बाद एक बार फिर जयनारायण व्यास राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की जुगत में लग जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने पक्ष में कर लेते हैं, जिसके बाद दिल्ली से संकेत आता है और टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देते हैं। इसके बाद 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास दोबारा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। वहीं टीकाराम पालीवाल को भी राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। व्यास के सीएम बनने के 2 साल के भीतर ही विधायक बगावती हो गए। बाकी विधायक 38 साल के एक युवा विधायक मोहनलाल सुखाड़िया के पीछे एकजुट थे। विरोध बढ़ा तो हाईकमान ने दखल दिया। विधायक दल की मीटिंग हुई और करीबी मुकाबले में व्यास हार गए। इतना तक कहा जाता है कि जब उन्होंने प्रेस चलाई पत्रकार के नाते आज़ादी की लड़ाई के समय, तो जो राज परिवार है उन्होंने कहा हम प्रेस लगाने आपकी मदद कर देते हैं। बोला नहीं, हमें सत्ता को उखाड़ना है, इस व्यवस्था को उखाड़ना है, तो उन्होंने वो मदद नहीं ली। व्यास कुदरत के निजाम में भरोसा करने वाले इंसान थे। जानते थे कि हर उदय का एक अस्त होता है, इसलिए निर्विकार भाव से अपनी हार स्वीकार कर ली। तांगा मंगवा कर सरकारी आवास गए और सामान बांधकर दोस्त के घर रहने चले गए। व्यास जी जब उनको उन्हीं के साथियों ने, मथुरादास माथुर, खेत सिंह राठौर, कुंभाराम आर्य ने जब उनकी सरकार गिरा दी, तो वो लोग दुखी हो गए बाद में और उन्होंने जाके जयनारायण व्यास जी को बोला कि हम आपसे माफ़ी मांगने आए। तो वो बड़े हंस के बोलते हैं किस बात की माफ़ी, और वो उस समय अपने मुख्यमंत्री निवास से अपनी अटैची बांध रहे थे। जयनारायण व्यास एक बार राज्यसभा सांसद बने, 2 साल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मगर सत्ता का केंद्र अब उनकी नजर से ओझल हो चुका था। मार्च 1963 में दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री सीरीज में आज इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।